हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 18 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है महासागर दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल फिलहाल में मॉरिशस के दौरे पर थे और उस दौरान उन्होंने अपने 2015 में जब मॉरिशस के दौरे के दौरान सागर पहल दी थी, अब उसको बढ़ा के महासागर कर दिया। तो सागर और महासागर क्या अंतर है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो समाचार है, हाल फिलहाल में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन दल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें ये कहा है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास संभवतः माइक्रो लाइटनिंग की गतिविधियों के जरिए होगा, जो कि कहीं न कहीं स्टैनले मिलर का जो प्रयोग रहा है कि तड़ित चालक समुद्र में होने के कारण हुआ था, उसके एडवांसमेंट है या उसमें सुधार है। तो इसको भी हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो समाचार है वो ये है कि हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव है, उसको देखते हुए भारत और न्यूजीलैंड संबंध, यानी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अपने करीब एक सप्ताह के दौरे पर, यानी 16 से 20 के मार्च के बीच के दौरे पर जो है वो भारत की यात्रा पे हैं और कई सारे समझौते हुए हैं, जिसमें मेन वजह यही है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ता दखलंदाजी। तो जो पहला समाचार है, दूसरा है, ये दोनों हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और उसमें चीन के बढ़ते प्रभाव को एक काउंटर करने की ही योजना है। तो आइए चलिए पहले देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जब मॉरिशस गए हुए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ, राम गुलाम जी के साथ इनकी बातचीत हो रही थी और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल की ये दूसरी मॉरिशस की यात्रा है। 2015 में गए थे, अब फिर 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद वो गए हैं। और जब 2015 में गए थे तो उन्होंने एक सागर पहल शुरू की थी, यानी कि इस क्षेत्र में, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा एवं विकास पहल थी। अब उसे बढ़ा के महासागर कर दिया गया है, यानी उसके दायरे को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये कहीं न कहीं जो विकास या विस्तार किया गया है सागर से लेकर महासागर का दृष्टिकोण, ये वैश्विक दक्षिण और समुद्र तटीय देशों के साथ भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। इसके जरिए भारत कहीं न कहीं हिंद महासागर के देशों और दक्षिण विश्व के वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच जो चीन का बढ़ता प्रभाव है या अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो अलग होने की नीति है, उसके फिलअप करने के लिए, उसके गैप को भरने की भारत की भूमिका को दर्शाता है। आइए जरा सा हम देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वैश्विक दक्षिण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री ने दोहराया और 12 मार्च को उन्होंने महासागर का विजन दिया। साथ ही साथ इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के साथ अपने संबंधों की जो रणनीतिक भागीदारी है उसको बढ़ी हुई रणनीतिक भागीदारी के साथ, रणनीतिक साझेदारी के साथ बढ़ाया, यानी रणनीतिक साझेदारी एक बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी के रूप में बढ़ाया। और इसमें कई क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने के लिए 8 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा सहित कई विषय किए गए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए, ग्लोबल साउथ मतलब आप उसमें जो है विकासशील और अल्प विकसित देशों को आप रख सकते हैं, और यह कम से कम थर्ड विश्व जिसे कहा जाता है, तृतीय विश्व जिसे कहा जाता है, यानी कि अमेरिका और रूस वाली जो अवधारणा है, अगर शीत युद्धकालीन देखा जाए तो जिन्हें तृतीय विश्व कहा जाता है उसको देख सकते हैं। कुछ लोग इसमें चीन को शामिल करते हैं, कुछ लोग चीन खुद को शामिल करता है, लेकिन ज़्यादातर देश इसमें चीन को शामिल नहीं करते हैं। तो वो वैश्विक दक्षिण के जो देश है उसके लिए भारत के नए दृष्टिकोण की घोषणा है, क्योंकि भारत वैश्विक दक्षिण के देशों के द्वारा भारत को अपना नेता माना जाता है, जबकि भारत कहा जाता है कि वो उनकी आवाज़ है। और इसे महासागर या क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति के नाम पर दिया गया है। और यह घोषणा चीन के जो महासागर, हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन जो अपना प्रभाव विस्तार कर रहा है, उसके अथक प्रयासों की पृष्ठभूमि में ये आया है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा 2015 के सागर क्षेत्रों के सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल के जो सूत्रीकरण किया था, उसी का एडवांस वर्जन के रूप में इसे प्रधानमंत्री ने स्थापित किया है। अगर हम देखें कि मॉरिशस की देखे जाए कि मॉरिशस की अवस्थिति या स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसका भारत के साथ संबंधों का देखा जाए तो मॉरिशस जो है दक्षिणी हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित है। पूर्वी अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट के बाद 2000 किलोमीटर नॉटिकल माइल दूर है, भारत से भी दूर है, लेकिन उसकी रणनीतिक अवस्थिति हिंद महासागर में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और
मॉरिशस जो है मेडागास्कर, कोमोरोस और यूनियन और मालदीव और श्रीलंका के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी बनाता है हिंद महासागर के तटीय देशों का। और भारत इसमें अग्रणी भागीदार के रूप में पेश करता है, क्योंकि भारत को और दुनिया के और भी ताकत हिंद क्षेत्र में जो है भारत को एक रीजनल पावर या एक प्रमुख केंद्रीय भूमिका के रूप में देखा जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय भूमिका है, तो भारत भी वो जानता है। पहले के समय में जैसे मॉरिशस या और सारे देश क्या रहते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के साथ उनके अपने संबंध थे पहले से भी, जैसे उनको उन देशों के साथ जो है ऐतिहासिक जो है औपनिवेशिक रहा है। बाद में ब्रिटेन के उन ताकतों का जहाँ से ब्रिटेन हटा उसको अमेरिका ने फिल किया। फ्रांस अभी भी स्थिति में बना हुआ था, तो ये देश अपनी ताकत मजबूत रख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये देश, इन देशों का जैसे फ्रांस है या अमेरिका है, उसके साथ भारत के रणनीतिक संबंध बढ़े तो फिर उनकी स्ट्रेटेजिक हैसियत थोड़ी डाउन होने लगी। तब उन्होंने उसी दौरान चीन भी हिंद महासागर में अपने पैर पसार रहा था, PRI जो है परला पिस्टरिंग और इस तरह की नीतियों की वजह से, तो उन्होंने चीन के साथ भी जाने की घोषणा की। और जो अभी प्रधानमंत्री हैं राम गुलाम, ये भी चीन का वाला पासा खेल चुके हैं। जैसे कि मालदीव में जो अभी मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू हैं, या चीन के भी जो इसके पहले के राष्ट्रपति रहे हैं, वो सब के छोटे छोटे देशों ने चीन के पाले में, मतलब भारत को काउंटर या उसके विकल्प के रूप में चीन के काउंटर में किया है। जबकि भारत का मानना है कि ठीक है, आप किसी और भी देश से रखो, अपने देश के विकास के लिए जहाँ से भी आपको बेहतर उपलब्धता मिलती है, बेहतर आपको सहायता मिलती है, आप वो करो। लेकिन वो सहायता भारतीय बिजनेस हितों को, भारतीय निवेश को नुकसान न पहुँचाए, और साथ ही साथ हमारे रणनीतिक हितों को, स्ट्रेटेजिक हितों को, सुरक्षा हितों को नुकसान न पहुंचाए। भारत बस यही चाहता है और इसी बात को लेकर भारत का प्रयास रहा है। भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो मॉरिशस विकासशील दुनिया में सबसे सफल और समृद्ध लोकतंत्रों में से एक है और भारत का एक दृढ़ और विश्वसनीय भागीदार है। 1968 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही मॉरिशस के भारत से साथ घनिष्ठ संबंध विकसित हुए हैं। जैसे नाम से ही लग रहा है राम गुलाम, तो इनके पूर्वज कहीं न कहीं भारतीय हैं। और इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह स्वीकार किया कि मॉरिशस हमारे लिए मॉरिशस परिवार है। मॉरिशस को वो अपने परिवार के रूप में करें, यानी कि इंस्टेंट कनेक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे भारतीय प्रवासियों की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे है। तो ये मॉरिशस का संबंध और क्यों ये एक दूसरे का ये महत्व है वो हमें दर्शा रहा है। सागर जो योजना थी 2015 के तहत प्रधानमंत्री मोदी की, जो यानी कि हिंद महासागर यानी इस क्षेत्र के देशों में जो पहल थी स्ट्रेटजी का सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट वाला, उसके तहत मॉरिशस बड़ा लाभप्रद रहता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो 2020 में जब मॉरिशस के पास एक बड़े पैमाने पर तेल रिसाव हुआ तो भारत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, तकनीकी उपकरण और कर्मियों की मदद की। इसी तरह से जब कोरोना काल आया था तो भारतीय नौसेना ने जहाज़ों के माध्यम से मॉरिशस में दवाइयाँ, टीके आदि उपलब्ध कराई थी। हाल फिलहाल में दिसंबर 2024 में जब चक्रवात चीटों से इस क्षेत्र को तबाह कर दिया था, तब भी भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने की बात की है। तो एक तरह से सिक्योरिटी के साथ साथ भारत जो है हिंद महासागर के जो देश हैं उनमें किसी भी, आप कहते हैं ना कि फर्स्ट रिस्पॉन्स, जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं, या जैसे पुलिस का नंबर, या पहले पुलिस और एम्बुलेंस का अलग था, तो 112 यानी जो नंबर है उसी तरह की भूमिका में भारत हिंद महासागर के देशों में रहता है। चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मॉरिशस हो, या दक्षिण भारत के देशों में भी वही स्थिति भारत की रहती है और भारत ने वो भूमिका निभाया है। अब इसको और ज़्यादा डेवलप करने की बात कर रहा है महासागर पहल के तहत। क्या दृष्टिकोण है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में जो सागर सिद्धांत थी उसी की प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाते हुए महासागर कर दिया। महासागर है MAHASGAR, महासागर। इसका अर्थ होता है म्यूचुअल, जो उसका एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन जो उसको फुल करेंगे तो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन ये सागर था, अब इसमें म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट कर दिया गया, यानी कि पारस्परिक और संपूर्ण जो है उन्नति को लेकर सागर में म्यूचुअल हो और एडवांसमेंट हो, इसकी बात प्रधानमंत्री ने कहा है। और इसमें जो भावना है वो है कि विकास के लिए व्यापार की भावना बढ़ाना पड़ेगा, सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण करना पड़ेगा और साझा भविष्य के लिए आपसी सुरक्षा पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। और इसके तहत प्रौद्योगिकी साझाकरण, रियायती ऋण और अनुदान के माध्यम से सहयोग सुनिश्चित करने का पहल
जो है प्रयास किया जाएगा। अगर हम देखें कि इसमें एक जो मुख्य वजह है वो ये है कि वैश्विक दक्षिण के देशों को की जो है आवाज बनने की बात इसमें कहा जा रहा है, और भारत एक बार फिर इसके जरिए वैश्विक दक्षिण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन और संकेत दे रहा। भारत हमेशा से ये करता रहा। भारत ने जो है जब G20 का सम्मेलन था तो उसने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। ग्लोबल साउथ के अधिकांश देशों का एक जो समूह है अफ्रीकन यूनियन, उनको G20 में जो है शामिल करवाया था। यहाँ तक कि कोरोना काल में जो भारत ने, या उसके बाद जो यूक्रेन युद्ध के बाद जब फूड क्राइसिस आया था, तो भारत ने जिस तरह से आगे बढ़ के वैश्विक दक्षिण के देशों का साथ दिया है, अनेक देशों द्वारा यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में तो कहा कि हमारे लिए तो यूनाइटेड नेशन भारत ही है। अनेक सारे देशों के प्रतिनिधियों ने यूएन में ये बात कही है कि हमारे लिए तो वैश्विक दक्षिण जो है यूएन जो है भारत है, क्योंकि जब हमें जरूरत थी आपदा के समय तो भारत हमारे लिए खड़ा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये भावना है और इसको ही भारत अब आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, महासागर दृष्टिकोण मॉरिशस जैसों के लिए देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, मॉरिशस पहले क्या था कि उसने जो है हिंद महासागर में अपनी स्थिति और रणनीतिक अवस्थिति के फायदा लेते हुए पहले अमेरिका और उसका फ्रांस के साथ संबंध था, फिर धीरे धीरे भारत की रणनीतिक साझेदारी हो गई, तो वो फिर चीन को भी विकल्प के रूप में लाने की कोशिश किया। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं खासतौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, दुनिया के ज़्यादातर वैश्विक दक्षिण या इंडो पैसिफिक देशों के जो देश हैं उनके लिए भारत ज़्यादा मुफीद है। क्यों? क्योंकि जो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, उसकी नीतियों ने दुनिया में उथल पुथल मचा दिया है। चीन के रूप में अगर देखा जाए, मान लिया अमेरिका, पहले तो अमेरिका ही देख लिया जाए, तो अमेरिका में जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है डोनाल्ड ट्रंप का, लोग कहते हैं कि ये लेन देन वाला है, यानी एक तरह से ये वसूली कर रहा है। आपको 100 रुपए देगा तो बदले में आपसे ज़्यादा ले लेगा, यानी कि ये जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं उनके लिए अमेरिकी सहयोग कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो जाएगा। चलो चीन का देखते हैं। चीन के बारे में देखा जाए तो चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है, या जो वो चेक डिप्लोमेसी कहा जाता है, उसके जरिए कहीं ना कहीं चीन ने अपनी पैठ बैठाई इन देशों में, काफ़ी बढ़त बढ़ाई, भारत को एकदम अविस्मृत कर दिया। लेकिन बाद में उसके दुष्परिणाम देखने लगे कि चीन एक तो सेक्रेटिवली ये चीज़ें करता है, उसमें हिडन चीज़ें रहती है, और साथ ही साथ उन देशों को चीन के द्वारा डेट ट्रैप में फंसा लिया जाता है, जिसमें जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन उनके लिए किसी काम के नहीं होते हैं, और बल्कि उनको ऋण के जाल में फंसा देते हैं। तो ऐसे में एक तरफ चीन का समस्या है, दूसरी तरफ अमेरिका की समस्या है। तो इन समस्याओं को देखते हुए भारत उनके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत इसके विपरीत बड़े हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को अपेक्षाकृत अधिक सौम्य भागीदार देश के रूप में देखा जाता है, और समुद्री क्षेत्र कुछ ऐसे अवसर प्रदान करता है जिनका भारत दीर्घावधि में लाभ उठा सकता है। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी का सागर के जगह महासागर का जो पहल है वो इसी अवसर को लाभ उठाने की बात देखेगी। अभी जो हमारा तीसरा न्यूज अगर आप देखेंगे तो जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का दौरा हो वो भी कहीं ना कहीं इसी है कि ये अवसर है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक तरफ चीन है, उसकी दादागिरी है, वो बढ़ता प्रभाव है, अमेरिका धीरे धीरे पीछे हट रहा है या अविश्वसनीय पार्टनर के रूप में दिखाई दे रहा है, तो भारत एक सौम्य भागीदार के रूप में है जो कहीं ना कहीं उनके विकल्पों को मजबूत भी करता है, सुरक्षा का भी आश्वासन देता है, और उनकी संप्रभुता भी खतरे में नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आइए हम अपना दूसरा समाचार देखते हैं, जो कि है पानी की बूंदों से उत्पन्न माइक्रो लाइटनिंग से जीवन का विकास संभव हो सकता है। देखिए, जीवन की उत्पत्ति के बारे में आप लोग अपने बायोलॉजी के क्लास में स्कूल डेज में ही पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था। स्टैनले मिल्डर का प्रयोग, चित्र बनाया था, वो सारा चीज़ किया था। उसमें ये माना जाता है कि जैसे जो जीवन की इकाई, प्राइमरी इकाई है, कार्बनिक तत्व, अमीनो एसिड या ये सारी चीज़ें हैं, देखा जाए तो ये गैर कार्बनिक या जो कार्बनिक इकाई है वो गैर कार्बनिक तत्वों से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, इन चीज़ों से मिलकर बना है। आखिर ये गैर कार्बनिक तत्वों से अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक तत्वों का विकास कैसा हुआ, उसको समझने के लिए एक हाइपोथेसिस थी जिसमें स्टैनले मिलर आदि ने दिखाया था कि ये जो कार्बनिक तत्वों का जो विकास होता है, जीवन की मूलभूत इकाई के रूप में जो कार्बनिक तत्वों का विकास होता है कार्बनिक तत्वों से, उसमें एक बिजली का झटका आता है जिसके कारण जो है रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और ये बनता है, और उनको प्रयोग में दिखाया गया था। लेकिन उसको लेकर कई सारी समस्याएं थी कि झटका बिजली का, त्वरित बिजली उत्पन्न कैसे हुई,
वो बार फिर इसके बाद उत्पन्न होकर बंद हो गई तो बार बार कैसे विकास होता है, ये सारी चुनौतियां थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे रिसर्च हुए। हाल फिलहाल में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि ये लाइटनिंग के कारण हुआ कि एक बार बड़े लाइटनिंग के कारण हुआ है, बल्कि छोटे छोटे कई सारे लाइटनिंग के कारण, माइक्रो लाइटनिंग के कारण, और ये माइक्रो लाइटनिंग जो है जल के बूंदों के टूटने के कारण होता है। जिस तरह से बादल बनते हैं या बादलों में तड़ित चालक होता है, उसी तरह से ये माइक्रो लाइटनिंग की घटनाओं के कारण ये अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बने हैं और आगे जीवन संभव हुआ है। तो आइए जरा सा इसी को हम देखते हैं। देखिए, अभी माना जाता है कि जैसे कि पृथ्वी पर शुरुआत समुद्र में बिजली गिरने से, जीवन की शुरुआत समुद्र में बिजली गिरने से नहीं हुई, बल्कि ये झरनों से और टूटती लहरों से निकलने वाली छोटी छोटी बिजली की किरणें हैं जो इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो स्टेटमेंट है, इसका अर्थ ये है कि पहले ये माना जाता था कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर, यानी जो अकार्बनिक तत्व बने थे वो बने थे सागर में, बहुत बड़े पैमाने पर बिजली गिरी थी, तड़ित बिजली गिरी थी, लाइटनिंग की घटनाएं हुई थी, जिसके कारण अकार्बनिक तत्व या इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है कार्बनिक मटेरियल में बदला था। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई बदला था। अब यह रिपोर्ट कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सागर में बिजली गिरी होगी, बल्कि जो माइक्रो लाइटनिंग होता है, उन बूंदों का टूटने के कारण जो माइक्रो लाइटनिंग की गतिविधियां होती हैं, जो आवेशित कण बनते हैं, उनके जरिए भी ये घटनाएं बहुत अच्छे तरह से व्याख्यायित की जा सकती है। ये कैसे कह रहा है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने ये बताया कि जब पानी की बूंदों को पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों से मिश्रण में छिड़कावा जाता है तो वो एक कार्बनिक अणु बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख है यूरेसिल, जो कहीं ना कहीं डीएनए और आरएनए का एक प्रमुख घटक बनता है। वह भी सिर्फ जो पृथ्वी के शुरुआती समय में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल था, उस पर अगर हम जल की बूंदों का फुहार करते हैं तो उससे भी ये क्रिया बन सकती है। यहाँ तक कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, साधारण टेम्परेचर पे भी ये घटनाएं, ये जो है चीज़ों का निर्माण हो सकता है। उसके लिए कोई बिजली की झटके देने या बिजली उत्पन्न करने की या बड़े पैमाने पर तापमान आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अध्ययन मिलर और उरे की परिकल्पना में एक सबूत और नया दृष्टिकोण करता है। और कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांत दिया गया था मिलर का 1992 में, वो कहता था कि पानी और अकार्बनिक गैसों के मिश्रण से बिजली के अनुप्रयोग से कार्बनिक यौगिक बन सकता है। अब ये अध्ययनकर्ता कह रहे हैं कि पानी की तो जरूरत है, लेकिन बिजली या तड़ित बिजली या लाइटनिंग की जरूरत नहीं है। बगैर उसके भी अगर अकार्बनिक गैसों पर अगर पानी के फुहारों का प्रयोग किया जाता है, इवन दैट रूम टेम्परेचर में, तब भी वो यौगिक बन सकते हैं, वो काम हो सकता है, जिसको मिलर ने समुद्र में बिजली के झटके के जरिए जो है या तड़ित बिजली के झटके के जरिए समझाया था। परिकल्पना को देख लिया जाए तो देखिए, पृथ्वी का निर्माण माना जाता है कि 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, जिसमें बाद के कुछ अरब वर्षों के बाद जो है इनमें कई सारे रसायनों का समृद्ध मिश्रण था, जिसमें वो गैर कार्बनिक पदार्थ थे, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन बांड वाले लगभग कोई भी कार्बनिक अणु उसमें उपलब्ध नहीं था, जिससे आज जो भी जीवित चीज, चाहे पौधे हों, चाहे मनुष्य का शरीर हो, यानी जो भी जीव जंतु है, उनमें जो भी प्राथमिक इकाई के रूप में जिसे हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, वो नहीं था। तो मिलर ने दिखाया कि ये बांड प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और अन्य यौगिकों के लिए महत्वपूर्ण है, और वो उपलब्ध नहीं था। तो वो उपलब्ध कैसे हुआ? तो इन्होंने एक अध्ययन किया था 1952 में, एक प्रयोग किया था। कौन थे? अमेरिकी रसायनज्ञ स्टैनली मिलर और भौतिक विज्ञानी हेराल्ड यूरे। देखिए, मिलर को नोबेल पुरस्कार मिला है, कई बार मिला है, लेकिन इस प्रयोग के लिए उनको नहीं मिला है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि यह सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया कि जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक, यानी जैसे अमीनो एसिड या अन्य है, इनको कार्बनिक गैसों के मिश्रण में बिजली के झटके के अनुप्रयोग के जरिए ये प्राप्त किया जा सकता है। दोनों वैज्ञानिकों ने दिखाया था कि एक तड़ित बिजली का झटका समुद्र से टकराया, जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जैसी गैसों के साथ रासायनिक संपर्क शुरू हुआ और जिसमें कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। तो हम प्रयोग आप लोग देखे होंगे, नहीं तो हाई स्कूल में जाके पढ़ लीजिएगा। ये मिलर का प्रयोग था। अब ये अध्ययन कह रहा है कि ये इसके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है कि आधी बात तो इनकी सही मानता है कि ठीक है कि जो अकार्बनिक पदार्थ है वही जो वाटर के साथ मिश्रण होता है तो वो इन यौगिकों में बन सकते हैं, और इसके लिए समुद्र या कहीं पे बिजली के तड़ित झटके की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ फुहार से ही काम चल सकता है, पानी के फुहार के जरिए ही वो माइक्रो लाइटनिंग जो है स्थितियाँ बन सकती है। तो देखिए, माइक्रो लाइटनिंग और कार्बनिक अणुओं का निर्माण। माइक्रो लाइटनिंग क्या होता है?
लाइटनिंग यानी जो तड़ित बिजली होती है उसको माइक्रो सूक्ष्म बिजली चमकना या बिजली की घटना। तो होता क्या है कि जब जल के अणु टूटते हैं तो कोई बड़ा अणु बनता है, कोई छोटा अणु बनता है, जिसमें से बड़ा अणु पॉजिटिव हो जाता है, छोटा अणु जो है निगेटिव हो जाता है, और फिर वो आपस में पॉजिटिव निगेटिव का आपस में आकर्षण होता है, टकराव होता है, और फिर वो बिजली जैसी चमकने की घटनाएं होती हैं। यही घटनाएं आपको बादल में जो बिजली चमकता है उसमें भी देखा जाता है, कहते हैं ना अणुओं के टूटने से जो बनता है। तो ये घटनाएं ऐसे में जहाँ पे फुहार से पानी फेंका जा रहा हो, समुद्र की लहरें हों, झरने हों, वहाँ पे ये कंडीशन पाई जा सकती है, जिसके कारण लाइटनिंग की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, जिसे कहा जाता है माइक्रो लाइटनिंग। और इसी प्रयोग के जरिए ये दिखाया गया है कि देखिए, इस अध्ययन के सहलेखक और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड जारे कह रहे हैं कि विपरीत रूप से आवेशित पानी की सूक्ष्म बूंदों के बीच माइक्रो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिलर यूरे प्रयोग से पहले देखे गए सभी कार्बनिक अणुओं को बनाते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम प्रस्ताव करते हैं कि यह अणुओं के प्रीबायोटिक संश्लेषण के लिए एक नया तंत्र है और जीवन के निर्माण खंडों का गठन करता है। कौन? माइक्रो लाइटनिंग जो है वो चीजें हैं वो करता है। तो पृथ्वी पर शुरुआती जीवन के विकास में जल स्प्रे या जो कहते हैं जिसके कारण माइक्रो लाइटनिंग की घटनाएं होती है उसकी भूमिका के रूप में देखा जाए तो देखिए, अरबों वर्षों तक पृथ्वी पर रसायनों का समृद्ध मिश्रण था, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन बंधों वाले कार्बनिक अणुओं की कमी थी। ये बंधन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और अन्य प्रमुख यौगिकों के लिए आवश्यक होते हैं। मिलर यूरे प्रयोग किया था कि समुद्र पर बिजली गिरने वाली बिजली से अणु बन सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का तर्क था कि बिजली बहुत दुर्लभ थी, क्योंकि बादल उस समय कहां से बने, और दूसरे है कि समुद्र इतना विशाल है कि कुछ मुख्य स्रोत उसका नहीं हो सकता। और फिर यह भी था कि बार बार बिजली गिरा कि एक ही बार की बिजली के गिरने के बाद बन गया। तो ये व्याख्या मिलर नहीं कर पा रहे थे। अब उसकी इनके अध्ययन के द्वारा ये व्याख्या हो सकती है कि माइक्रो लाइटनिंग की स्थिति यानी समुद्र की लहरें तो हमेशा चलती रहती हैं, झरने आदि भी हैं, तो वहां पे ये कंडीशन हो सकती है। और नॉर्मल स्थिति में बिना बादल या तड़ित बिजली लाइटनिंग की घटनाओं के कारण भी वो अणु बन सकते हैं जैसे वहां पे बने रहे होंगे। तो ये बात ये चीजें बताता है। और इसके जरिए देखिए इन्होंने दिखाया कि नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया युक्त गैस मिश्रण में कमरे के तापमान वाले पर पानी का छिड़काव किया गया। इसका परिणाम हाइड्रोजन साइनाइड, ग्लाइसिडीन, यूरेसिल जैसे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण है। यूरेसिल जो होता है ये डीएनए आरएनए का कंपोनेंट होता है। अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि बिजली गिरने की दुर्मत घटनाओं के बजाय माइक्रो लाइटनिंग अधिक लगातार और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत हो सकता है, और ये उत्पन्न भी बड़े आसानी से हो सकता है। चट्टानों के टकराने वाली लहरों से, धुंध से जो है झरने से, प्राकृतिक प्रक्रियाओं की छोटी छोटी चिंगारियों से भी ये जीवन निरंतर हो सकता है। और ये नहीं कि बड़ा झटका एक बार दिया जाए या बड़ा बिजली का झटका हुआ इसके बाद हुआ, नहीं, छोटी छोटी घटनाओं से ही भी हो सकता है। और ये विकास जो है अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक यौगिकों का विकास, जो मूल जीवन की इकाई है उनका विकास हो सकता है। इसी में थोड़ी सी एक और भी पता चली कि पानी की बूंदों की छिपी हुई शक्ति है, जैसे जलवाष्प और अमोनिया जो है का उत्पादन करने में मदद कर सकता है, और ये प्रमुख उर्वरक के रूप में ये काम कर सकती है। साथ ही साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी उत्पन्न कर सकता है। और ये बताता है कि तड़ित बिजली के झटके से हटाकर ध्यान पानी की छोटी छोटी बूंदों लेकिन शांत प्रयोग पर जो है आधारित किए जाना, और इससे कहीं ना कहीं जीवन के लिए एक नया संभावनाएं खुल रहा है। कहाँ पे? जैसे कि अगर कहीं भी पानी उपलब्ध होगा तो जरूरत नहीं वहाँ पे बिजली ही झटके, अगर वो परिस्थितियाँ होंगी और जल बहता हुआ जल हो या पानी की बूंदें उपलब्ध होंगी तो वहाँ भी जीवन के निर्माण की इकाई पाई जा सकती है, जैसे कि पृथ्वी पर पाई गई थी जो है अरबों बजाय। और यही बात छोटी छोटी अनगिनत चिंगारियों या लाइटनिंग से जीवन की संभावना के बारे में ये बात बताता है। ठीक है, यह बताता है कि दुर्लभ और नाटकीय घटनाओं पर निर्भर रहने के बजाय जीवन छोटी लेकिन निरंतर प्रक्रियाओं से ही चलता है, और यह एकल असाधारण क्षण के बजाय जीवन समय के साथ साथ होने वाली अनगिनत छोटी छोटी प्रक्रियाओं के जरिए जो है संचालित होता है। यानी जीवन में कोई अचानक परिवर्तन हो नहीं, छोटे छोटे परिवर्तनों के जरिए भी वो काम हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये अचानक परिवर्तन की जो अवधारणा है, जिसे क्रांति के रूप में मार्क्स ने भी कहा था कि क्रांति के जरिए बदला जा सकता है, उसमें उसको आप तुलना करिएगा। और ये बता रहा है कि नहीं, अचानक नहीं, सिंपल तरीके से छोटी छोटी क्रांतियों के जरिए भी बदलाव हो सकता है। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है
वो देखिए कितना तुलना रखता है। हालांकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसको जोड़िएगा मत, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वैसे भी जीवन में परिवर्तन के लिए कोई बड़ा झटका और इसकी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटी चीज़ों के जरिए, लगातार प्रयास के जरिए भी, कहते रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान वाला जो हम लोगों के यहाँ तो बहुत पहले है, वो चीज़ें बता रही है कि छोटी छोटी जीवन की घटनाओं के जरिए ही परिवर्तन हो सकता है, विकास हो सकता है। उसके लिए किसी अचानक बड़े घटनाओं का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है कि छोटी छोटी जो तैयारियां आप, छोटे छोटे काम जो कर रहे हैं, उससे भी आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। ठीक है, आगे अगला देखते हैं। हमारा जो तीसरा जो हमारा आज का न्यूज़ है वो ये है कि न्यूजीलैंड भारत का संबंध क्यों चर्चा में है, क्योंकि भारत न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 4-5 दिवसीय अपनी यात्रा पे भारत आए हुए हैं। अभी जो 17 यानी कल जो रायसीना डायलॉग का जो इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का जो आयोजन हुआ है उसके वो मुख्य अतिथि रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने उसकी अध्यक्षता की है और इस दौरान कई सारे अन्य समझौतों पर बात हुई है, जिसमें मुख्य फोकस है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा वाला पहलू और न्यूजीलैंड भारत के साथ पुनः जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। भारत भी चाहता है। लगभग पिछले 9 वर्षों से बातचीत हुई, फिर बंद हो गई थी, अब पुनः उस प्रक्रिया को शुरू करने की बात चल रही है। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड को लेकर कुछ छोटी मोटी जो हमारी चिंता है, खासतौर से जो हमारे यहाँ पे रेडिकल अलगाववादी तत्व हैं जैसे खालिस्तान, उन पर भी काबू करने के लिए उम्मीद की किरणें जगाई। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। अभी उदाहरण के रूप में देखा जाए तो हाल फिलहाल में चीन के द्वारा अपने एक विशाल युद्धपोत को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास उसका लाइव जो हथियारों का प्रदर्शन कराया गया, जिसमें कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में डर का माहौल है। और वैसे में जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिलेक्टेंट दिख रहे हैं अपने सहयोगियों को बचाने के मूड में, तो ऐसे में भारत के करीब आना जरूरी है। अभी पहले ही न्यूज़ में देखा है, आइए हम जरा सा इसको देखते हैं। देखिए, परिचय के रूप में देखा जाए तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 16 से 20 मार्च तक भारत की यात्रा पर हैं और यात्रा दोनों हिंद प्रशांत लोकतंत्रों के बीच विकसित हो रहे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में काम कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत और न्यूजीलैंड का संबंध कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यापार भी नहीं होता है और उतना दूर हमारा है ही। फिर भी जो है अभी अर्थशास्त्र, व्यापार, प्रवासी, शिक्षा और महत्वपूर्ण रूप से रणनीतिक मोर्चों पर अब जो है रणनीतिक और कूटनीतिक भागीदारी इसको हमें मिल रही है या मिलना जरूरत पड़ रही है। 17 मार्च को होने वाला रायसीना डायलॉग, जो कि हमारे यहाँ पे एक थिंक टैंक है जिसमें भारत का विदेश मंत्रालय भी सहयोगी रूप में भूमिका करता है, लेकिन वो किया जाता है एक थिंक टैंक ओपन रिसर्च फाउंड ORF द्वारा किया जाता है। तो उसकी जो अध्यक्षता न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है, उद्घाटन की प्रधानमंत्री हमारे भी थे। तो ऐसे भी ये बता रहा है कि न्यूजीलैंड कहीं न कहीं भारत के साथ रणनीतिक रूप से अपना जुड़ाव करना चाह रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो भी आया है, डेलीगेट्स भी आया है, वेरियस सेक्टर के लेकर आए हैं, जो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं न्यूजीलैंड का ये दौरा भारत को कितना महत्व प्रदान करता है। जिसमें जो मुख्य बातें हैं वो 2-3 बातें हैं। एक तो है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा का चिंता है। न्यूजीलैंड के लिए जैसे देशों के लिए तो बहुत ही चिंता का विषय है। भारत के लिए भी चुनौती है, चिंता नहीं है, थोड़ी सी चुनौती है अपने प्रभाव को बढ़ाने को। तो इन दोनों में एक दूसरे के मददगार ये हो सकते हैं। साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एक अवसर कर सकता है, क्योंकि दोनों में ज़्यादातर कम्प्लीमेंट की स्थिति है। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है जो दोनों देशों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, और हमने जो है UAE के साथ भी किया है और देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, तो न्यूजीलैंड भी चाह रहा है कि वो इस दिशा में आगे बढ़े। तो आइए जरा सा अगला देखते हैं कि इसमें जो इसी का पार्ट है कि मेन जो है इंडो पैसिफिक में चीन का बढ़ता प्रभाव। क्यों दोनों देश, खासतौर से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का दौरा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में चीन ने उन लोगों की चूड़ी टाइट की है। चूड़ी टाइट ये कही है कि न्यूजीलैंड के काफ़ी करीब जो है PLA ने अपना एक करीब 100-125 मिसाइलों का एक जो है से जुड़ा हुआ एक अपना डिस्ट्रॉयर कह रहा है, कहने को तो कुछ भी कहे लेकिन उतना नहीं था, फिर भी उसका लाइव प्रदर्शन किया है, जिसके जरिए उसका ये मानना है, वो कहीं ना कहीं हिंट देना चाह रहा है कि अमेरिका सावधान रहे, नहीं तो हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं। और जिसके कारण कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को इस क्षेत्र के एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत की तरफ हेजिंग को मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि अभी तक जिस शक्ति के साथ उन लोगों का जुड़ाव था अमेरिका,
वो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में जो है वो रिलेक्टेंट लग रहा है अपने सहयोगियों को मदद करने की। तो ऐसे में इनको अगर देखा जाए तो हमारे उनकी जो साझेदारी है उसमें प्रमुख है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव। ठीक है, देखिए न्यूजीलैंड को अपने निकटतम पड़ोस में चीन के बढ़ते सामरिक पदचिन्हों की व्याख्या करने और उसका जवाब देने के महत्वपूर्ण विदेश नीति चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हाल फिलहाल कुछ घटनाएं हुई है, जैसे चीन द्वारा न्यूजीलैंड का ही करीबी एक कुक आइलैंड है जिसके साथ उसकी व्यापक सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है। ये न्यूजीलैंड के साथ स्वतंत्र सहयोग क्षेत्र था और इस हस्ताक्षर में ऐसी बातें हैं कि क्या है ये बात पता नहीं चली। चीन के साथ जो समझौते होते उसमें से कितनी गोपनीय रहती है वो पता ही नहीं चलता। हाल में चीनी पीपुल्स रिवोल्यूशन आर्मी नेवी प्लान द्वारा हाल ही में तस्मान सागर के पास बेहद सक्षम हथियारों से लैस अघोषित लाइव फायर अभ्यास किया गया था, बिना घोषित ही जाके वो कर दिया गया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को फिर से सोचना पड़ा है कि वो अपनी सुरक्षा जांच को देखे, अपनी सुरक्षा जांच को या रणनीतिक हितों को सुरक्षित करे। भारत के रूप में देखा जाए तो भारत भी उसके चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है और वो चाह रहा है कि उसके प्रभाव को काउंटर किया जा सके। इसलिए भारत ने हिंद महासागर के देशों के साथ उनका जो है काफ़ी है, खासतौर से पैसिफिक क्षेत्र के भी देशों में देखा जाए तो क्वाड का प्रमुख सहयोगी है। तो ऐसे में भारत भी चाह रहा है कि न्यूजीलैंड के साथ उसके संबंध बेहतर हो या ज़्यादा से ज़्यादातर देशों के साथ उसके संबंध बेहतर हो, खासतौर से सिक्योरिटी में। अभी डिफेंस वाले पहलू में है, यानी लड़ाई हम जाके किसी की लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपसी सहयोग भी काफ़ी हद तक जो है सुरक्षा का माहौल या अन्य पहलू जो है प्रदान कर देता है। देखा जाए तो एक भारत और न्यूजीलैंड दोनों कहते हैं कि एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र का समर्थन करता है। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद महाप्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं और दोनों देश विकास की नीति में विश्वास करते हैं, विस्तारवाद में नहीं। यानी अघोषित रूप से कहीं ना कहीं ये चीन की जो बढ़ता प्रभाव है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आप विकास पे विश्वास करिए, विस्तार पे नहीं करते हैं। इसका मतलब जो चीन करता है वो विस्तारवादी नीति की जाती है, उसके विरोध में ये बात कही जा रही है। दोनों नेताओं ने माना कि दोनों देश एक अनिश्चितता और खतरनाक दुनिया का सामना कर रहे हैं, जहां पे बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो अनिश्चित बनी हुई है और गंभीर उसका परिणाम हो सकता है। ऐसे में समुद्री राष्ट्रों के रूप में भारत और न्यूजीलैंड का खुले, समावेशी, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत और साझा हित है और ये नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को वो दोनों देश महत्व देते हैं। पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते की संभावना भी एक दूसरा महत्वपूर्ण जो है कारण है दोनों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा या भारत न्यूजीलैंड के संबंधों की बात किया जाए। देखा जाए कि ये बातचीत फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आपसी व्यापार और निवेश की संभावना बढ़ेगी। डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो भारत कह रहा है कि द्विपक्षीय सहयोग में जारी मजबूत गति को प्रतिबिंबित करते हुए अधिक दो तरफा निवेश का भी आह्वान किया है और कहा है न्यूजीलैंड के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, ताकि जो अप्रयुक्त क्षमता है, अभी हमारा देखा जाए अप्रयुक्त क्षमता कितनी हमारी क्षमता, तो देखिए अभी हमारा व्यापार देखा जाए तो 2.83 बिलियन डॉलर का, जो कि बहुत बहुत ही कम है। और लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी जो कई चीज़ें जैसे न्यूजीलैंड उत्पादन करता है वो हम नहीं करते, हम करता है तो न्यूजीलैंड नहीं करता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, खासतौर से जो डेयरी सेक्टर है, न्यूजीलैंड में बड़े बड़े जगह हैं, रेंच है, वहाँ पे वो हज़ारों की संख्या में गाय पाल देते हैं और फिर उनका खर्चा कम आ जाता है, जबकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े संख्या में किसानों की बहुत बड़ी जो है आबादी दुग्ध उद्योग पर है और वो बहुत ही छोटे 3 से 4-5 पशुओं वाले हैं, तो उनके साथ कंपटीशन से बचाने की ज़रूरत है, तो वो बात है। लेकिन फिर भी कई सारे विकल्प हमको न्यूजीलैंड दे सकता है, हम न्यूजीलैंड को दे सकते हैं। ऐसे में ये रणनीतिक भागीदारी पर फिर से बल दिया जा रहा है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि कई सारे समझौते हुए भी हैं। देखा जाए तो 2023 में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, 2022 में हमने यूएई के साथ किया है, 2021 में हमने मॉरिशस के साथ किया है, हाल फिलहाल में अभी हम ईयू के साथ बढ़ रहे हैं, हम अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं, हम यूके के साथ बात कर रहे हैं। तो जो इस तरह की चीज़ें चल रही है, इसमें न्यूजीलैंड और भारत पुनः कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा एफटीए बनाया जाए जो दोनों देशों के लिए लाभकारी हो, म्यूचुअल जो है बेनिफिशियर हो, और साथ ही साथ भारत जो खासतौर से जो ग्लोबल नॉर्थ के देशों के या जिसके आप कह सकते हैं विकसित देशों के साथ जो भी समझौता कर रहा है एफटीए, उसमें निवेश वाले पहलू को वो जोड़ रहा है। ठीक है, आपको हमारा मार्केट चाहिए, ले लो,
हम अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बचा के हम अपने मार्केट को खोलेंगे, लेकिन बदले में आपको यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा, एफडीआई करनी पड़ेगी, जिसके जरिए हमारा अपना उत्पादन तंत्र बने, उत्पादन विकास हो। ठीक है, हम कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के कुछ डेयरी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे आएंगे, लेकिन हम उसको इससे भी जोड़ सकते हैं कि वो आपका निवेश हमारे यहाँ पे डेयरी उद्योग को मजबूत करे, जो बड़े पैमाने पर हमारे डेयरी उद्योग को लाभ प्रदान करे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें करके हम अपना एफटीए न्यूजीलैंड के साथ या अन्य देशों के साथ भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे वाणिज्य मंत्री ने कहा कि एफटीए में हम कोशिश, ध्यान ये नहीं कि एफटीए करना तो कर लेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि जिससे दोनों देशों को लाभ हो और नुकसान कम से कम हो। उस तरीके से भारत अब नए सिरे से एफटीए पर बढ़ रहा है, इसलिए इन एफटीए को भारत को का लाभ दिखाई देने लगा है। एक चिंता का विषय जो है, अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में खालिस्तान का मामला था और चला गया, अब लगभग समाप्त ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे रहता है। उसके पीछे जो वजह है कि कई सारे हमारे जो सिख कम्युनिटी है, जो काफ़ी समय से जो है कुछ देशों में रहती है, अमेरिका में रहती है, कनाडा में रहती है, ब्रिटेन में रहती है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, न्यूजीलैंड में रहती है, वहाँ के लोग, उनके लोगों में कुछ वर्गों में, बहुत छोटे से वर्गों में जो है खालिस्तानी मानसिकता जो है देखी जा रही है, या उनका उसमें उनके प्रोपेगेट करने की बात देखी जा रही है, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि अमेरिकी डीएनआई, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तुलसी गबार्ड भी आई हैं, उनसे भी बातचीत के दौरान यही कहा गया है कि आप खालिस्तान को रेडिकल मानिए। कनाडा के साथ जो संबंध खराब हुआ है उसमें कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो है लोगों का हाथ है जो वहाँ के हैं। ब्रिटेन के साथ भी अभी विदेश मंत्री गए थे, संबंधों में बनाने की बजाय बिगड़ना शुरू हो गया। तो ये सारी मुद्दे हैं। और न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में देखेंगे तो देखिए कह भी रहे हैं कि हम आतंकवादी, अलगाववादी, कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ मिलकर सहयोग करना जारी रखेंगे। और इस संदर्भ में हमने न्यूजीलैंड से कुछ और अवैध तत्वों पर भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। तो प्रधानमंत्री ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मेनली हिंट कर दिया कि उस पर भी हम ध्यान देंगे कि उस पर रोक लगाया जाए। और कहीं ना कहीं अभी जैसे 5 आइज देशों का भारत में सारे आए हैं इंटेलिजेंस वाले, तो ये कहीं ना कहीं भारत कोशिश कर रहा है कि जो ये रेडिकल खालिस्तानी ग्रुप है, जो कि मीडिया में हाईलाइट है, या खासतौर से पश्चिमी देशों को उनको हवा मिल रही है, अप्रवासी भारतीयों की हवा मिल रही है, इसकी भी कमर तोड़ी जा सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, PDF में भी रहेंगे, आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।